हेलो। हेलो। गुड इवनिंग चिराग। निखिल। बस आप दो ही हो आज। पिछले क्लास में कितने थे? जी, पाँच। आप दो थे और अनमोल कमरप्रीत में से कोई था? कमरप्रीत थी। ठीक। शायद वो वहीं से ज्वाइन की होगी। ठीक है, कैंप से ही। ओके। गुड इवनिंग सुहानी। इतना? हाँ जी। देर ना। बहुत दिनों बाद आए हो आप। चलो। जी। स्क्रीन और वॉइस क्लियर जा रहा है ना सभी को? थम्स अप करो चिराग, निखिल। हेलो। ओके। लैग तो नहीं हो रहा है ना चिराग? लैग तो नहीं हो रहा ना वॉइस? लैग हो रहा है? अब क्लियर है? ओके। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके।
चलो, तो हम लोग वेलोसिटी पे आ गए। वेलोसिटी हमने कर लिया था, ठीक है। तो वेलोसिटी इस मिरर में जो रिजल्ट आया था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वो आया था -v² बाई u², ठीक है। vo -vm, ठीक है। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं vo - vm, वो इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। फिर इसी को हम लोग इस तरह से लिखते थे और सॉल्व किए थे, हमने एक क्वेश्चन किया था। तो चलो, एक तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा ना? बताओ, देख कर बताओ। ये क्वेश्चन ऐसा हमने कर लिया था ना शायद? हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन किया था ना? तो ये कर लेना होमवर्क में, ठीक है। फिर ये कर लेना। चलो आते हैं कम्बिनेशन ऑफ मिरर। तो कम्बिनेशन ऑफ मिरर में क्या होगा ना, कि अभी तक हम लोग एक मिरर के कारण जो भी है निकाल लिए थे, कि उसका पोजीशन, उसका साइज वगैरह हमने कैलकुलेट किया था। अब क्या होगा कि कोई सिस्टम में मान लो एक से ज्यादा मिरर होगा, जैसे कि मान लो कि एक मिरर ये है, ठीक है। एक मिरर ये है इस तरह का, ठीक है। ये इस तरह का एक मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, और इधर भी एक मिरर है मान लो इस तरह का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस मिरर का, इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का एक तो मान लो इस पे, इसके कारण एक इमेज बनेगा, ठीक है। और एक जो इमेज इसका बनेगा, ठीक है, इसके कारण जो इमेज बनेगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर उस ऑब्जेक्ट का मान लो कि इसका जो इमेज बना, मान लो कि कहीं यहाँ I1 बना, ठीक है। अब ये इमेज I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मान लो मिरर 1 ले लेते हैं, इसको मिरर 2 ले लेते हैं, तो जो I1 है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर जो फाइनल इमेज है वो कहीं मान लो कि यहाँ पे बना I2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अपना फाइनल इमेज। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ वो फर्स्ट पे हुआ, ठीक है। जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ वो मिरर 1 पे हुआ, ठीक है। मिरर 1 पे हुआ, ठीक है। सेकंड जो रिफ्लेक्शन हुआ मिरर 2 पे हुआ। तो क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस पे हुआ। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी पे होगा, हो सकता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस पे हो, ठीक है। तो चीजें क्लियर है कि हमें क्या करना है कि पहले वाले का हम, पहले वाले के कारण हम इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो फिर इमेज क्या होगा दूसरे वाले के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो फिर इसके लिए हम लोग पूरा जो डाटा है वो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको में कुछ थ्योरी नहीं है, इसमें यही है कि ठीक है, एक रिफ्लेक्शन और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो पहला जो इमेज बना, फर्स्ट वाले का जो इमेज बना वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यही है। अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन मिरर 1। मिरर 1 इसको लिया है, मिरर 2 इसको लिया है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस पे लेना है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक मिरर ये है मान लो, ठीक है। तो जो, अगर हम इसको सॉल्व करें, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखना अच्छे से, उसके बाद अगला एग्जांपल करना आप लोग। तो इसके लिए देखो, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसका जो पॉलिशिंग है ये है, इधर है, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका जो फोकल लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकल लेंथ है कुछ इधर होगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो इंसिडेंट से इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन को अभी हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ इधर होगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं बताओ? बोलो, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा ना? ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस तो हम इधर नापेंगे, क्योंकि सॉरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u वो इधर होगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो u जो हो जाएगा वो -30 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो, 1 मिनट में यहाँ से लिख लेता हूँ 1/, देखो एक फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होगा, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो v जो आता है, ठीक है, यहाँ से जो v आएगा, v का वैल्यू आएगा वो आएगा f इंटू यू बाई एफ माइनस यू, और सभी को साइन के साथ रखना है,
ठीक है। तो जो भी आ जाएगा एफ इंटू यू बाई एफ माइनस यू, विथ साइन रखो, फोकल लेंथ निगेटिव, सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। तो +20 इंटू -30 बाई फोकल लेंथ +20, और माइनस -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 20 -20 इंटू 30 बाई 50, ठीक है। तो ये कुछ ये हो जाएगा, ये 5 इंटू 4, तो भी का वैल्यू आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, है कि नहीं? बोलो क्लियर है ये? ठीक है। तो फर्स्ट पे जो भी आ गया वो -12 सेंटीमीटर आ गया। -12 सेंटीमीटर कहने का मतलब जो इमेज है, सही आया ना यार? फोकल लेंथ पॉजिटिव, एफ इंटू यू, 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यानी ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू u माइनस एफ होगा ना बेटा, u माइनस एफ इंटू यू, तो u माइनस एफ होगा, इसलिए तो u माइनस एफ, ठीक है। u माइनस एफ, यू यू माइनस एफ, तो u का वैल्यू है -30 और माइनस एफ, ठीक है, माइनस एफ, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -50 आ जाएगा, ठीक है, तो -50, तो वैल्यू तो वही आएगा लेकिन सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव आया +20 12, तो जो फर्स्ट जो इमेज बना, देखो प्लस में आया, तो प्लस का मतलब है कि इमेज इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो इस साइड ये कहीं पे, यहाँ पे मान लो कि ये, यहाँ पे ये मान लो कि ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इमेज I1 बना, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे। अब ये इमेज जो है ये इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो अपने पास इस इमेज का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 12 + 48 60 हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 48 + 12 यानी 60। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, तो जो मिरर 2 है ये इस तरह से, ठीक है, तो मिरर 2 ये आ गया, इससे जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे, और इसका जो पॉलिसिंग है इधर से है, तो ठीक है, पॉलिसिंग है ये कुछ इस तरह से, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 दिया हुआ। तो देखो जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज, जो फर्स्ट इमेज जो बना था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो रे है इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है हमें। तो जो इसका फोकल लेंथ होगा वो फोकस कहीं यहाँ पे होगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इधर ही आया है ना। तो फोकस जो आया वो +20 आ गया, और यू का वैल्यू है वो इधर, यहाँ से मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में आया, यानी पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -60, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आ जाएगा वो एफ इंटू यू बाई यू माइनस एफ, विथ साइन पुट करोगे तो एफ का वैल्यू +20 इंटू +20, तो मैं 20 लिख देता हूँ, इंटू -60 बाई यू माइनस एफ करोगे तो -60 -20, ठीक है, यू माइनस एफ, यू का वैल्यू -60 है और एफ का वैल्यू +20, तो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से -80 आ गया, भी इक्वल टू 20 × 60 माइनस के साथ, और यहाँ पे -80, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा करते हैं ना, 20 × 4, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू 15 आ गया, +15 आ गया। तो +15 का मतलब क्या है कि जो इमेज बना, ठीक है, जो इमेज बना 15 +15 का मतलब कहीं यहाँ पे बना, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, तो जो ये पोल है, पोल के इस डायरेक्शन में ये +15 आ जाएगा। तो फाइनल जो इमेज है वो मिरर 1 से, सॉरी मिरर 2 था, ये मिरर 2 से 15 सेंटीमीटर बैकवर्ड बनेगा, ठीक है। तो फाइनल जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो फाइनल इमेज है ना वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ से इस मिरर से 15 सेंटीमीटर पे। अगर इस मिरर से पूछे तो 48 + 15 आ जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो इसमें हमने 2 बार फार्मूला लगाया, ठीक है, हमने 2 बार फार्मूला लगाया और साइन के साथ लगाया, ठीक है।
हाँ जी बोलो, किसी को कुछ समझना है इसमें और? चलो, क्लियर है। तो सिंपल है क्या, हमने क्या किया देखो, एक पहले तो एक इसके लिए किया, ठीक है, इसको भूल जाओ कि ये है भी, जब फर्स्ट बार कर रहे हो कि बोला है कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ M1 पे हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट था, तो M1 पे तो हमने इसके लिए जो भी डाटा था ये लिखा, फिर इसके लिए भी सॉल्व किया, ठीक है, तो भी आ गया यहाँ पे। अब हम ये जो इमेज हो जाएगा, ये जो इमेज आया फर्स्ट के लिए, जो इमेज आया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस मीटर का वो 48 + 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 48 है और ये 12 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। एक मिरर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, क्योंकि इसका भी फोकल लेंथ 20 है, दोनों का 20 है, तो 20 और ये 60, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक और क्वेश्चन लें कि मान लो मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है इस तरह का, ठीक है, और एक मिरर प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इसका फोकल लेंथ मान लो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है मान लो 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मिरर टू मान लो, इसको मिरर वन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द फाइनल इमेज, ठीक है, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन मिरर वन, ठीक है, फाइंड फाइनल इमेज ऑफ, फाइंड फाइनल इमेज, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, ठीक है, M1 ये था अपना, ठीक है, मिरर वन, और ये था अपना मिरर टू, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो लेंस में भी इसी तरह से आएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वहां भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जी, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, बताओ किसी का आया? आंसर बताओ। ठीक है, करो अभी, करो 1-2 मिनट और लो।
करो आप लोग, इधर देखना नहीं अभी, ठीक है? हो जाएगा तो टाइप कर देना। आया चिराग, निखिल, हिमांशु, सुहानी, प्रेरणा। क्यों? क्यों नहीं आया? देखो, जब हम फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना कि जब हम फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस पे हो रहा है, तो इसका जो फोकल लेंथ, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट से इधर जाएगी, ठीक है। जो रे है ऑब्जेक्ट से ही निकलती है, तो वो मिरर पे पड़ने के लिए इधर जाएगी, तो इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। तो इसका पता है कि फोकस जो है वो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का है, तो कर्व है तो रेडियस इधर होगा, तो फोकस भी इधर ही होगा, ठीक है। तो इसका फोकस तो यहाँ से फोकस के लिए इधर आना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, यू भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो v का वैल्यू आ जाएगा एफ यू बाई यू माइनस एफ। विथ साइन रखोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 - 60 + 20 यानी -40। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 × 60, तो ये v इक्वल टू -30 आ गया, ठीक है। यानी कि जो इसका इमेज बना वो -30, कहने का मतलब कि वो इस डायरेक्शन में ही आया, यानी यहाँ से लेकर ये जो इमेज बना I1 वो इस पोल से 30 पे बना, ठीक है। तो ये 30, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 60 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये 30 है, यानी मिड पॉइंट पे बना है, यानी ये भी 30 होगा और ये भी 30 है, ठीक है। तो इस प्लेन मिरर से जो इमेज फर्स्ट इमेज बना है उसका डिस्टेंस देखो, 30 + 30 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए जो इमेज बनेगा वो इसका इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे बैकवर्ड बनता है, तो जो फाइनल इमेज I2 है वो प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। प्लेन मिरर का यही था ना कि सेम डिस्टेंस पे पीछे बनता है, ठीक है। ओके, तो ये था। तो इसी तरह से करना है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखो, तो इसमें बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट लाइट रिट्रेसेस इट पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो, लाइट रिट्रेस कभी करेगा कि किसी एक मिरर के अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाएगा, ठीक है, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाएगा, ठीक है, तो वो रिट्रेस पाथ को कर लेता है, ठीक है।
कि जैसे कि देखो कि मान लो कि जो फर्स्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन बोला है वो M1 पे, M1 कौन सा है? ये है ना? तो M1 ये है। तो ये इसका जो इमेज है, इसका इमेज अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो वो पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो पहले तो निकालो कि इसका इमेज कहाँ पे होना है। ये अगर हम ऐसे जाएंगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इसका फोकल लेंथ इधर है, तो फोकल लेंथ वो निगेटिव आ जाएगा, वो -10 आ जाएगा। और यू का वैल्यू भी -15 आ जाएगा। तो भी का वैल्यू जो आ जाएगा F × U/U - F। तो यहाँ पे भी साइन पुट करो तो -10 × -15 बाई -U -15 और -F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 10 × 15 बाई -5। ठीक है, तो 5 3 जा, तो ये -30, यानी b = -30 आ जाएगा। ठीक है, तो -30 करने का मतलब कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो फाइनल जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे बना, इससे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मान लो कि ये 30 सेंटीमीटर जो ये था, तो ये जो बचेगा वो बचेगा x-30, क्योंकि ये पूरा x था, तो ये 30 पे इसका इमेज I1 बना, तो ये बचा x-30। अगर ये x-30 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो लाइट जो है वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हो जाएगा 10 × 2, क्योंकि एफ जो होता है वो r/2 होता है, तो r जो हो जाएगा 2 × f। ठीक है, तो हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसका वैल्यू 20 के बराबर हो जाए, यानी x-30 = 20 हो जाए, ठीक है, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हुआ 50। तो ये देखो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने पढ़ा था ना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है, ठीक है, तो अपना पाथ को वो रिट्रेस कर जाती है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पड़ेगी तो पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, यानी जो फाइनल इमेज है फिर वो फाइनल इमेज यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट अगर यहाँ पे जाएगी, ठीक है, लाइट यहाँ पे जाएगी और ये अपने आप को रिट्रेस कर लेगी पाथ को। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से पहले लाइट गया, ठीक है, यहाँ से पहले लाइट गया, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे आया, तो लगेगा कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा लाइट। ठीक है, इस पे जाके रिट्रेस कर जाएगा फिर। ठीक है, और फिर फाइनल इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो ये तो इसी तरह का क्वेश्चन वगैरह रहेगा। इसमें दो मिरर को कंबाइन कर देगा, दोनों मान लो कन्वेक्स हो सकता है, दोनों कनकेव हो सकता है, एक कन्वेक्स एक कॉनकेव हो सकता है, एक कॉन्वेक्स एक प्लेन हो सकता है, एक कॉनकेव एक प्लेन हो सकता है। तो हमें चीजें वही करनी है, हमने 3 एग्जाम्पल देखा। ठीक है, और रिट्रेस वाले पाथ में हमेशा ये करना है कि जब दूसरा इमेज बनेगा ना वो, ठीक है, जो पहला इमेज बनेगा वो दूसरे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगा। ठीक है, तभी वो पाथ को रिट्रेस करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगा, यानी कि इसका जो इमेज बना इस लेंथ से इस मिरर से जो इसका डिस्टेंस होगा वही होगा जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस था वो x-30 आया था, और x-30 इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि F × 2 होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, तो ये था अपना रिफ्लेक्शन का पूरा केस कि हमने रिफ्लेक्शन देख लिया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में यही था। ठीक है, इतना ही अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्लियर है, बताओ। ओके, आगे बढ़े। जी चिराग क्या बोले? चलो, तो अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं, अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन पे। ज्यादा क्वेश्चन का जो चांसेस है कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन से ही आते हैं। ठीक है,
शायद आपने रिफ्लेक्शन 9th 10th में 8th में या 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसी पे हम आते हैं। तो रिफ्लेक्शन पे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चर्चा कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आएंगे, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। म्यू का वैल्यू सभी को पता होगा कि म्यू क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को वो एक तरह से मेजर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बोलेंगे कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसी का कम है तो बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, उसका सिंबल ये होगा, ठीक है, म्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर मान लो कि कोई मीडियम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो हो जाएगा, इसको हम आर आई से लिख देते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम, जिनको कि हम सी से यूनिट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। अगर मान लो भी होगा तो वो, ठीक है। तो जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सी बाई भी, ठीक है। इसका कोई भी यूनिक नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों स्पीड का रेशियो है, या ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ठीक है। ऊपर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में है, और नीचे जो है स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में है, तो दोनों स्पीड का यूनिक है, सी और भी। तो जो म्यू होगा वो यूनिकलेस हो जाएगा, ठीक है। जो म्यू होगा वो यूनिकलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है? ये तो पता भी होगा आप लोगों को, शायद 10th में पढ़े होंगे, है ना। चलो, तो ये अब हम आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मान लो किसी मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो कि लाइट जो है वो इस मीडियम से मीडियम वन से मीडियम टू में आ रहा है, ठीक है। मान लो कि मीडियम वन से मीडियम टू में आ रहा है, मान लो, ठीक है। तो अगर हमें मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू चाहिए, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, या ऐसा भी टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो ये क्या है? आर आई ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। अगर ऐसा लिखा हुआ कि म्यू टू वन या म्यू वन टू, तो इसका मतलब होता है कि आर आई ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। तो जो बाद में रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में आता है, और जो पहले रहता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और जो बाद में आता है नंबर जो बाद में होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसी तरह अगर ऐसा लिखा है म्यू जी डब्ल्यू, जी ग्लास है, डब्ल्यू वाटर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आर आई ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और इसको जो डिफाइन किया गया है, इस तरह से किया गया है कि अगर हमें निकालना हो कि म्यू वन टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू टू, तो म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन बाई टू। अगर हम ऐसे लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ में ऐसा लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास बाई म्यू वैक्यूम, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आर आई ऑफ ग्लास
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है ठीक है, उसका उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और 2 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलो, अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर मान लो इफ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, ग्लास का क्या ले ले, वाटर इज 4/3, then find one refractive index of water with respect to glass, और दूसरा RI of glass with respect to water। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। क्लियर है? 9/8 के पॉइंट, वेरी गुड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास दो मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम ये है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, 1, और ये 2 था, ठीक है। मान लो मीडियम 1 और ये मान लो मीडियम 2, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये म्यू 1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास ये दिया हुआ है कि म्यू 1 जो है वो बड़ा है म्यू 2 से, यानी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 का है वो बड़ा है 2 से, या ऐसा लेते हैं 2 का बड़ा 1 से, कि म्यू 2 बड़ा म्यू 1 से, ठीक है। तो जिसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो दो का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो जिसमें अगर ज्यादा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ 2 का ज्यादा है, तो मीडियम 2 जो हो जाएगा यहाँ पे वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। मीडियम 2 जो हो जाएगा वो डेंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मीडियम 1 हो जाएगा वो रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, रेयर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर एरर में ये होता है कि डेंसर में अगर दो मीडियम है तो अगर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है वो हमको उसको रेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना?
तो अगर हम एयर की बात करें तो कोई भी मीडियम हो, ठीक है, कोई भी मीडियम होता है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज्यादा ही होता है। हम अगर एयर की बात करें तो एयर का या वैक्यूम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 लेकर चलते हैं। तो आर आई ऑफ एयर या वैक्यूम की बात करें, ठीक है, शुड बी 1, शुड बी 1, ठीक है। और जो भी मटेरियल होगा एयर के बाद, ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। क्लियर है ना। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो, कि अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम सच एज एयर इनटू अनदर मीडियम सच एज ग्लास, मान लो एयर से ग्लास में आ रहा है, इन विच इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, कि दो मीडियम है मान लो, ठीक ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने का कारण ये भी होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना, कि वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। उसी कारण से जो होता है बेंडिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम रहता है, लेकिन स्पीड चेंज हो जाता है। और स्पीड चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में एक चीज और लिख दो, कि जो स्पीड है, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, कि मान लो मीडियम 1 से जब लाइट मीडियम 2 में आया, तो इसमें मान लो कि अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ था, ठीक है, मान लो वेवलेंथ लैम्डा था, फ्रीक्वेंसी एफ था, स्पीड मान लो वी था, तो इस यहाँ पे आएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा 1 ले लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ ले लेते हैं, वेलोसिटी वी 1 ले लेते हैं। तो जो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा और स्पीड जो है वो वी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड चेंज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है। तो हम लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन भी लिखे थे ना, बोलो। ये जो लैम्डा होता है, ठीक है, लैम्डा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम, और टाइम को हम 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो v जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है, जो v जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। और म्यू की बात करें तो म्यू जो होता है वो c/v होता है, तो म्यू जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर हम ऐसा बात करें, एक रिलेशन लिख ले, तो इसको याद रखना आप लोग, कि μ1/μ2 इज इक्वल टू v2/v1, ठीक है। और v जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, यानी λ1/λ2, यानी λ2/λ1, ठीक है, v लैम्डा के प्रोपोर्शनल आ गया ना। इस रिलेशन को याद रखना, ठीक है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, ठीक है, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, तो लैम्डा में क्या रिलेशन हो जाएगा, स्पीड में क्या रिलेशन होगा। तो देखो स्पीड जो होता है c/v होता है, सॉरी, म्यू जो होता है c/v, और c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो c/v होता है। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से जो म्यू होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से म्यू जो होगा μ1/μ2 वो इन्वर्सली है, तो v2/v1 हो जाएगा। और जो v है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से v2/v1 इज इक्वल टू λ2/λ1। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1, ठीक है। तो इसको याद रखना, इससे हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इस दोनों में रिलेशन μ1/μ2 इक्वल टू v2/v1, इस दोनों में रिलेशन μ1/μ2 इक्वल टू λ2/λ1। या हम फिर इस दोनों में आपस में भी लगा सकते हैं कि v2/v1 इक्वल टू λ2/λ1।
ठीक है। तो एक मीडियम में स्पीड वगैरह देकर दूसरे मीडियम में पूछ सकता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देके, ठीक है, वेवलेंथ वगैरह। तो और याद रखना कि फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? उसे रिलेशन को लिख लो, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू, सॉरी, म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन, ठीक है। लिख लिया? और याद कर लेना इसको। हाँ, तो हमने देखा कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, ठीक है, तो उसका स्पीड जो है वो चेंज होता है। उस स्पीड के चेंज होने के कारण क्या होता है कि उसका वेलोसिटी, वो लाइट जो है वो बेंड कर देता है। तुम भी देखो ना कि मान लो कि तुम रोड पे बाइक वगैरह चला रहे हो, ठीक है, एकाएक तुम मान लो कि वहां पे क्या होगा कि रोड की जगह बालू आ गया, ठीक है, मान लो कि बालू आ गया। तो बालू, जैसे ही बालू पे जाते हो तुम, एकाएक क्या होता है कि गाड़ी अपना डायरेक्शन एकाएक चेंज करने लगता है ना, है कि नहीं? मान लो तुम रोड पे बाइक चला रहे हो या कार चल रहा है, ठीक है, एक बालू वगैरह आ गया, ऐसा आ गया कि सामने बालू आ गया, तो उस पे जैसे ही जाता है तो वो क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज होने लगता है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है ना बाइक वगैरह, है कि नहीं? तो वहां भी क्या हो रहा है कि स्पीड चेंज हो जाता है। जब रोड पे जा रहे थे तो स्पीड कुछ और होता है, जैसे ही बालू पे जाते हैं, ठीक है, रेड पे जाते हैं तो क्या होता है कि वो स्पीड अपना कम हो जाता है थोड़ा, या चेंज हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। चेंज होने के कारण वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है। तो वही चीज होता है लाइट के साथ कि जब लाइट जो है, लाइट का जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो एयर में है, ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो जब वो एयर से कोई मीडियम में जाता है, मान लो ग्लास में गया, वाटर में गया, तो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। या हम दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रहा है तो स्पीड उसका उस टाइम बढ़ेगा, ठीक है, या वाटर से एयर में जा रहा है तो उसका स्पीड उस टाइम बढ़ेगा। तो उस केस में भी क्या होगा, वो लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, अपने पाथ से बेंड कर जाएगा। तो उसी को बोलते हैं, उसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक, ठीक है, लाइट जो है टकरा के दूसरे एक ऑब्स्टेकल से टकरा के क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, लाइट ट्रांसमिट करेगा लेकिन वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगा। कि मान लो कि लाइट मीडियम वन था ये, ठीक है, मीडियम टू था ये, ठीक है, इसका म्यू वन था, इसका म्यू टू था। तो लाइट क्या है कि अपने, मान लो कि ये ऑब्लिकली किसी एंगल पे आया, मान लो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से कोई एंगल आई पे आया, तो वो कुछ फिर इसका जो ओरिजिनल पाथ था ये था, ठीक है, ओरिजिनल पाथ मान लो ये था, ठीक है। ये अगर ये मीडियम नहीं रहता तो ये लाइट सीधा निकल जाता। मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता इसको। यहीं पे समझ लेंगे डिफ्लेक्शन का डेविएशन। तो अगर हम ऐसा करें कि मान लो कि ये लाइट ऐसे आया, ठीक है, तो अगर ये ऑप्टिकल नहीं रहता, ये मीडियम चेंज नहीं होता, तो लाइट सीधा ऐसे निकल जाता अपने ओरिजिनल पाथ पे। अब ये मीडियम आने से क्या हुआ कि लाइट जो है वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। मान लो कि हम इधर भी अभी ले लेते हैं, वो इधर भी बेंड कर सकता है, इधर भी, या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस बन सकते हैं, या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही अभी लेते हैं, तो ये अगर आई है तो ये आर हो जाएगा, तो क्योंकि ये जो आई और आर है वो हमेशा नॉर्मल से ही लेते हैं। तो अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन से का, कि लाइट जो है वो कितना डेविएट हुआ, तो इस केस में देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल रे का ये, तो ये पूरा आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनता है, ये और ये ऐसे सीधा निकल रहा है, और ये परपेंडिकुलर, यानी अल्टरनेट एंगल से ये और ये, तो ये आई था तो ये भी आई था, ठीक है। तो लाइट जो है वो इतना डेविएट हुआ, ठीक है, पाथ ये था और इधर आ गया तो डेविएशन ये हुआ। तो यहाँ डेविएशन को लिख सकते हैं आई माइनस आर, ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर, और अगर डेविएट हुआ इस तरह से, ठीक है, इसको हम क्लॉकवाइज डेविएशन बोल सकते हैं। ये बताओ, समझ आया? डेविएशन, चिराग, निखिल, सुहानी, मानसून, ठीक है।
तो डेविएशन जो इसमें हुआ आई माइनस आर और वो प्लॉट हुआ। तो लाइट जो है अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये म्यू 1 ये म्यू 2, ठीक है, ये मीडियम 1 था ये मीडियम 2 था, ठीक है, तो उसके कारण रिफ्लेक्शन हुआ। अब अब होता क्या है कि लाइट का डेविएशन जो होता है वो किस तरह से होता है, वो अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि लाइट अगर मान लो कि डेंसर से या रेयर के डेंसर में आ रहा है मान लो, ठीक है। फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन की लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में आ रहा है, ठीक है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रेयर मान लो कि ऊपर से ये म्यू 1 है ये म्यू 2 है, ठीक है। तो डेंसर यानी म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, यानी ये जो हो जाएगा ये डेंसर हो जाएगा, ये जो है रेयर मीडियम हो जाएगा। तो लाइट जो है अगर रेयर से डेंसर में आती है तो किधर बेंड करती है सभी को पता ही होगा आप लोगों को। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था इधर था, ठीक है। तो ये टू वर्ड नॉर्मल मूव करेगी ना, नॉर्मल के तरफ। तो ये नॉर्मल था ये नॉर्मल था ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल के तरफ देखो ये था इसका ओरिजिनल पाथ, तो ये नॉर्मल के तरफ आ गया थोड़ा, तो ये आई और ये आर हो जाएगा, ठीक है। और डेविएशन इस केस में भी आई माइनस आर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये था। हम बात करेंगे आई आर में जो रिलेशन है उसकी भी बात करेंगे स्नेल्स लॉ में। तो दूसरा जो केस हो जाएगा केस 2, ठीक है, कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आ रहा है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर के केस में क्या होगा कि मान लो ये अपना नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो डेंसर से रेयर के केस में क्या हो जाएगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो मान लो लाइट इधर से आ रहा था तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो इधर था, लाइट इधर निकल जाता अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं रहता मीडियम, ठीक है, ये म्यू 1 ये म्यू 2। तो इस केस में डेंसर, मैं नीचे से ले लूँ क्या, चलो इसमें नीचे से ले लेता हूँ, ठीक है, कि म्यू 2 जो है वो बड़ा है, ठीक है। म्यू 1 से यहाँ भी हमने वही लिया है ना। चलो, तो लाइट अब कुछ इस तरह से आ रही है मान लो कि इधर से आ रही है, ठीक है। लाइट जो है वो इधर से आ रही है, ठीक है। तो इसका पाथ इधर हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लाइट जो है वो डेविएट हो जाती है किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल से अवे, तो ये जो है इस तरह चल जाएगी, ठीक है। अगर इधर जाती तो देखो ये ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ चल जाती ना, ये नॉर्मल तो ये है, ठीक है, नॉर्मल तो ये है अपना, ठीक है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आई रहता, तो ये रहता आई और ये पूरा आर, तो इस केस में जो हो जाएगा आर माइनस आई, ठीक है। ये पूरा जो होगा ये पूरा जो होगा वो आर होगा और ये आई रहता, तो इस केस में जो डेविएशन होता है वो आर माइनस आई। तो डेविएशन आई माइनस आर या आर माइनस आई का मैग्नीट्यूड ही ले लेना, ठीक है। कुछ भी करोगे आई माइनस आर माइनस आई, तो वही आएगा मैग्नीट्यूड बाई। तो इस बार जो डेविएशन हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। देखो पहले यहाँ जा रहा था ये इस तरह से हुआ, तो इसमें क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। तो ये जो है वो लाइट जो है लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसमें म्यू 2 ज्यादा था यानी ये डेंसर था ये रेयर था, ठीक है। लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस केस में था लाइट बेंड टू बार नॉर्मल, ठीक है। ये तो रेयर होगी, ये डेंसर होगी, इसमें, ठीक है, क्लियर है। ये चिराग, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन देख लेंगे, चलो ये रहने देते हैं अभी।
हम स्नेल्स लॉ पे चल जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन के लिए। टाइम है ना अभी, बहुत टाइम है अभी। हाँ जी, स्नेल्स लॉ किसी को पता है? स्नेल्स लॉ, ये तो एक है। देखो स्नेल्स लॉ में भी दो लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, कि या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, तो दो लॉ है। पहला तो ऐसा है कि मान लो कि एक रे, ठीक है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, ठीक है, अलग से बना लेता हूँ। ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये मान लो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, ये मान लो ये इंसिडेंट है, ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड जो बनाता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, और जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो पहला तो वही है कि ऑल थ्री, नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड है, लाइट लाइन सेम प्लेन, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। सेम उसी तरह से फिर दूसरा आता है सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ था, वो सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल लॉ क्या कहता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्नेल लॉ का जो रिजल्ट है, कि अगर मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, मान लो यहाँ से ये ऐसे आता है, तो अगर मान लो इधर आया, इधर भी लिमिट था, तो मान लो लाइट ऐसे, ठीक है, ये आया और मान लो ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, ये आई और ये आर, ठीक है। तो यहाँ का अगर म्यू वन है, यहाँ का म्यू टू है, तो ये बोलता है, स्नेल का बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। यहाँ से ये आता है रिजल्ट, यही स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ यही है। तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट ये आता है, रिजल्ट ये आता है कि म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई, ठीक है, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो रिफ्रैक्टिव रे है उसी में है, ठीक है। तो म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू इसमें आएगा तो म्यू टू इंटू साइन आई, ठीक है, म्यू टू इंटू साइन आई। तो ये भी याद रख सकते हो, या यही याद रखना, ठीक है। लेकिन स्नेल्स लॉ ये बोला था कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर ये होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो साइन आई बाई साइन आर
इज इक्वल टू μ1/μ2, या μ2/μ1 है तो μ2/μ1, ठीक है। μ2/μ1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v1/v2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1/λ2। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लैम्डा वी में रिलेशन लिख चुके हैं ना पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं sin r इज इक्वल टू v1/v2, या ऐसे लिख सकते हैं sin r इक्वल टू λ1/λ2, या इस तीनों को भी लिख सकते हैं μ2 μ1 v1 v1, ठीक है। तो हमने पहले भी लिख चुका है, तो इसको रहने दो, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो। क्लियर है सभी को? बोलो। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। मान लो मेरे पास दो मीडियम है, ये एयर है, ये मीडियम टू है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 है। एक रे आई एक रे आई 45 डिग्री पे इंसिडेंट है। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइंड फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 लेना है, ठीक है। जहाँ भी एयर है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 लेना है। आगे होगा अभी तक किसी का है? चिराग। R30 δ15, ठीक है, देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। इसका जो म्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, इसका म्यू है 2। इस एंगल का μ1 इंटू साइन i sin 45 इज इक्वल टू μ2 √2 इंटू साइन आई हो जाएगा 1। सॉरी, आर हमें पता नहीं है, साइन आर, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन आर, ठीक है। इस आर को इधर, √2 को इधर भेज दोगे तो साइन आर जो आ जाएगा हाफ, यानी आर जो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू 30 डिग्री।
तो जैसे ही R30 हो गया, यानी कि पता चला कि जो रे है वो इधर आ गया, ऐसे हो गया, ये 30 डिग्री बना लिया। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा रे का, जो एक्चुअल पाथ था ये, तो ये 45 बनना चाहिए था, लेकिन जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो 45 - 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एक स्फेयर लेते हैं। ठीक है, स्फेयर है। मान लो जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो यहाँ से देखो, स्फीयर का जो कभी भी कहीं पे भी नॉर्मल डालोगे ना, तो वो सेंटर से नॉर्मल जाएगा, तो यहाँ का जो नॉर्मल हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल डालोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो हमेशा जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा, मैंने पहले भी बताया इसको। तो यहाँ पे जो लाइट है वो आ रहा है इस तरह से। ये एंगल यानी नॉर्मल से ही एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ का नॉर्मल ये होगा। ये जो है वो 60 डिग्री है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 है। ये एयर है बाहर। ठीक है, पूरा जो सराउंडिंग है वो एयर है, और इसका √3। तो चलो बताओ, तो जब ये लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, तब कितने एंगल से बाहर निकलेगी? ठीक है? तो इस बार इसमें देखो क्या होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगा। कि दो बार रिफ्लेक्शन होगा, तो एक बार जब लाइट यहाँ से अंदर जाएगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा R, ये निकाल लोगे आप। जब फिर लाइट यहाँ पे आएगी, तो इस केस में जो नॉर्मल हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है, अब जो लाइट है वो नॉर्मल से देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, तो लाइट जो है ये नॉर्मल था, यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम जो नॉर्मल, ये ऐसे बेंड करेगी ना। ठीक है, लाइट जो है वो एक्चुअल में इधर जाना चाह रही थी, इधर जाना चाह रही थी, लेकिन वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड कर गई। ठीक है, तो ये आर, ठीक है, चलो पहले तो ये आर निकालो आप तुम। ये पहले आर निकालो, फर्स्ट बार लगाओ एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद। बस दो ही बचे। 30 डिग्री आर, साइन आर नहीं यार, आर 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा दो ना। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आ जाएगा 1 × sin 60 इज इक्वल टू √3 × sin आर। ठीक है, तो sin 60 √3/2 इक्वल टू √3 × sin आर। तो sin आर का वैल्यू हाफ आ गया, तो आर आएगा। ठीक है,
साइन आर हाफ आएगा, आर 30 आ गया, यानी ये जो है एंगल ये 30 आ गई। अब तुम इस ट्रायंगल को देखो, ओ, ये और ये ट्रायंगल देखो। पहले तो ये देखो कि ये जो लाइट है, ये जो रे है, ये रे जो है वो एक्चुअल में इधर जाना चाह रहा था, ठीक है। वो रे का जो पाथ पाथ है वो कुछ इधर रहता, ठीक है, इधर। तो ये इतना से डेविएट हुआ, इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो डेल्टा वन हो जाएगा वो हो जाएगा 60 - 30, यानी 30 डिग्री का। है कि नहीं चिराग, बताओ ये। ठीक है, तो ये उसी तरह से देखो, अगर ये 30 होगा तो देखो ये और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो साइड सेम है, तो दो साइड सेम है तो ये भी एंगल 30 ही होगा। है कि नहीं, बताओ ये क्लियर हुआ, क्लिक किया ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि मान लो ये और ये, अगर ये साइड, ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होता है ना। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी कि जो इसका जो, अब देखो, जब यहाँ से लाइट यहाँ जा रही होगी तो ये अब आई का काम करेगा, और ये जो है वो हम इसको आर का काम करेगा। इसको हम ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, जो कि बाहर निकला, ठीक है। इस स्क्वायर से जब बाहर निकला होगा लाइट उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दो स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो सेकेंड सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो उसमें तुम ये लिखोगे, सेकेंड सरफेस के लिए जो आई हो जाएगा ये, और इसका म्यू हो जाएगा √3, यानी म्यू √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू बाहर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई, तो यहाँ से साइन ई आ जाएगा, ठीक है। तो जो साइन ई जो आ जाएगा वो √3 इंटू साइन 30 हाफ इज इक्वल टू साइन ई, ठीक है। तो √3/2, तो साइन ई इज इक्वल टू √3/2, तो ई का वैल्यू आ जाएगा फिर 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री पे ही है, यानी फिर जो लाइट है वो 60 से ही वापस आ गया, ठीक है। नॉर्मल से 60 डिग्री बना के वापस आ गया। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन दूसरा होगा, दूसरा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो हो जाएगा डेल्टा 2। देखो लाइट इधर जाना चाह रहा था, ऐसे, ठीक है। लाइट इधर जाना चाह रहा था, ठीक है, ये होगा, ये नॉर्मल है ना ये, ठीक है। लाइट इधर जाना चाह रहा था लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर बेंड हो गया, तो ये जो हुआ ना ये पूरा 60 है और ये 30 है, यानी ये 30 है, सॉरी ये 30 है ना, नॉर्मल से ठीक है। तो डेविएट कितना हुआ, वो 60 - 30 ना, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो नेट डेविएशन जो हो जाएगा वो क्लॉकवाइज में ही 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जो इमरजेंट एंगल होगा वो 60 डिग्री, ठीक है। जो जिस एंगल से वो बाहर निकला वो 60 डिग्री है ना चिराग, ठीक है। तो इस तरह से दो बार हम एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, ठीक है। दो बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, ठीक है। पहला तो एक जब अंदर गया तब, और फिर बाहर आ रहा था। उसमें हमें सिर्फ ध्यान रखना होगा कि एंगल वगैरह निकालना पड़ेगा कि पहले केस में इंसिडेंट रे का एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ किया कि ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो लाइट है, ठीक है, इस तरह से अगर ले लेते हैं कि लाइट जो है वो मोर देन वन मल्टीपल, ऐसा जो सरफेस है मान लो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सरफेस की बात करें, तो मान लो मेरे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि मान लो कि बहुत सारा स्लैब है, एक स्लैब, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। यहाँ से ये बहुत सारा स्लैब है मान लो, ठीक है, कि इसका μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है। उस तरह से आगे तक भी हो सकता है मान लो, ठीक है। तो लाइट मान लो कि यहाँ से इंटर किया, ठीक है, यहाँ से मान लो इंटर किया ये,
ठीक है। तो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, ये आई से इंटर किया, ठीक है, फिर यहाँ आएगा तो मान लो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, उसी तरह थोड़ा सा बेंड होगा, ऐसे ऐसे करके लाइट जो है फाइनली यहाँ से मान लो किसी एंगल पे निकल गया, है ना। ठीक है। ठीक है, मान लो कि जो फाइनली निकला ये ई से इमरजेंट हो गया, ठीक है, ये मान लो R1, ये R2, ऐसे ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम अलग अलग यहाँ से यहाँ तक स्नेल लॉ लगा सकते हैं। पहले की मान लो कि ये अ, इसको मान लो म्यू, मान लो म्यू नीचे से ही ले लेते हैं, म्यू 1, ठीक है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, ऐसे ऐसे म्यू 4, म्यू 5, म्यू 6, ठीक है। तो एक तो हम अगर एंगल ऑफ इमरजेंस पूछे तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक लगाओ, ऐसे ऐसे कर करके तुम लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो इस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इमरजेंस पूछे तो तुम डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। जैसे कि मैं लिखूं μ1 × sin i इज इक्वल टू μ6 × sin e, ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो। तुम कहीं से कहीं तक भी लगा सकते हो। देखो कि मान लो कि तुम्हें यहाँ पे पूछे कि एंगल क्या है, ये एंगल, तो तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दो ऑप्शनल में। तो यहाँ से यहाँ तक लगाओगे, मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहे हो तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो μ1 × sin i इज इक्वल टू यहाँ का मान लो कि R है, ठीक है, तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ4 है, तो μ4 × sin r। क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लगा सकते हो, कहीं से कहीं तक भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। ये मान लो कि 1 था, ये 2, 3, ये 4 था, हमने लगाया 1 से 4 तक, ठीक है, ये 5 था, ये 6 था, तो इसमें था 1 से हमने 6 में लगाया, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ कहीं से भी कहीं बीच में भी कहीं यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग उस तरह से लगा सकते हैं, जहाँ भी जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उस तरह से हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। चलो, अब 10-7 हो गए ना। अब इसमें आता है एक TIR, ठीक है, TIR, और फिर वो आ जाता है एक तो आ गया कि अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, एंड रियल डेप्थ, ठीक है। TIR फिर से शिफ्ट हो जाएगा स्लैब के कारण, ठीक है, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, और फिर प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तो फिर प्रिज्म पे आ जाएंगे। फिर हम मिरर पे आएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। फिर हम लोग मिरर पे आएंगे। तो एक क्लास में ये 3, आधा ये 4, दो दो क्लास इस वीक में ना, दो और 2 क्लास हमें और लेना पड़ेगा अगले वीक में इसके लिए। तो फिर वेव ऑप्टिक्स के लिए इस वीक अगले, क्योंकि हमें ना 21 तक मैं सोच रहा हूँ ना, 21 तक सिलेबस खत्म करना है। तो देखते हैं। वैसे भी अभी देखो यार, दिक्कत ये है ना आप लोगों का कि 11th का रिवीजन है ना, शायद एक्सटेंड हो जाए आप लोग का, क्योंकि बहुत सारे जो पंजाब वाले बच्चे हैं ना वो कैंप में है ना। तो 25 के बाद ही हो, तो जब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम फिजिक्स ही करते रहेंगे, ठीक है, 12th ही करेंगे, ओके। लोग बात करेंगे आगे कि 25 से के बाद ही स्टार्ट हो, क्योंकि वो 25 को शायद हॉलीडे भी रहेगा, ठीक है। तो अगर 25 को हॉलीडे रहेगा तो हमें उस वीक के भी 2 दिन मिल जाएंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का जो 2 दिन है वो भी मिल जाएगा। तब तक वेव ऑप्टिक्स 4 क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है, ओके। कुछ टॉपिक एक दो रह जाएगा इसमें, उसको छोड़ देना, ठीक है, अगर कर पाओ खुद से तो कर लेना, जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब अगर रह गया तो खुद से कर लेना, नहीं तो अगर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन रहेगा तो छोड़ सकते हो उसको।
ऐसा नहीं है कि हर एक चीज करके ही जाना है, बस ये रखना कि जितना करके जाओ वो अच्छे से करके जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए रहने देते हैं। प्रैक्टिस करते रहना, जो डीपीपी है ना, डीपीपी से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। क्योंकि ऑप्टिक्स में है ना, ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, खासकर ऑप्टिक्स की बात करें, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो गलत कर दोगे, साइन कन्वेंशन में ही गलत कर दोगे। यहाँ साइन वगैरह का बहुत ज्यादा खेल है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहेगा, तुमको लगेगा कि तुम सही करके आए हो, लेकिन वो गलत रहेगा। तुम कहीं ना कहीं साइन वगैरह में, कैलकुलेशन वगैरह में गलत कर दोगे। ठीक है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, दोनों ऑप्टिक्स में, वेव और रे दोनों में प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा ये चैप्टर। ठीक है, चलो, ओके, तो बाय चिराग, गुड नाइट।